हेलो एवरीवन। और यार आज का टॉपिक है काफ़ी फेमस है। ये जो भी यूथ वगैरह है या फिर जो पास्ड आउट स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो चीज़ वो फेस करते हैं या फिर जैसे कि मैं खुद पास आउट हूँ या फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनमें काफ़ी फेमस टॉपिक है क्योंकि सब के सब बेरोजगार हैं अभी। तो उस चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के जरिए सारी चीज़ें बताऊं कि क्या कंडीशन है इंडिया में या फिर क्या नेबरिंग कंट्रीज वगैरह में कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि बेरोजगारी की। क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से इतनी बेरोजगारी है या फिर गवर्नमेंट्स वगैरह के इनिशिएटिव वगैरह क्या है इसको लेके। ओके, तो यार जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक डेफिनेशन दी है इसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो है कि बेरोजगार आदमी वो है जो काम करने का इच्छुक है लेकिन काम नहीं है, तो वह आदमी बेरोजगार होता है। ओके, और अगर हम बात करें कि इंडिया में कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी की दर कितनी है, तो इंडिया में यार 7.8% है। ओके, और नेपाल में जैसे कि हम बात करें तो नेपाल में 1.5% है, पाकिस्तान में 4.4% है, श्रीलंका में 5.4% है और बांग्लादेश में 4.2% है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है 7.8%, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके यहाँ बेरोजगारी हमसे कम है। वैसे कहने को तो हम कहते हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसी इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जब बेरोजगारी हमारे यहाँ इतनी है और नेबरिंग कंट्रीज जो छोटे मोटे हैं वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है या फिर इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं है इंडिया के कंपैरिजन में, वहाँ पे बेरोजगारी कम है। तो ये उनके लिए अचीवमेंट है और हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही बेकार है। ओके, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि कंट्री वाइज की सबसे कम बेरोजगारी कहाँ पर है, तो कतर में जैसे 0.1% है, कंबोडिया में 0.7% है, बहरीन में 0.8% है। तो ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ही कम है। जैसे हम देखते भी हैं कतर वगैरह में, बहरीन वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग हैं या फिर इस तरीके से बेरोजगारी बहुत ही कम है। ओके, और बात करें कि सबसे ज़्यादा मतलब जो एम्प्लॉयड पीपल हैं या फिर जो रोजगार वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो कहाँ पर हैं। तो जापान की बात करें तो यार जापान में 77.6% है, न्यूजीलैंड में 77.4% है, स्वीडन वगैरह में 77.1%। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे कि मतलब जो रोजगार जो है लोगों को वो सबसे ज़्यादा है। ओके, और कुछ कंट्रीज तो यार ऐसे हैं जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट रेट 100% है, मतलब सबके सब जो है एम्प्लॉयड है। तो ऐसा एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे 100% है एज पर डेटा। ओके, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो इस तरीके का सर्वे करती है जो देखती है कि कितने एम्प्लॉयड हैं कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो वो NSSO करती है, जिसकी फुल फॉर्म है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस। ओके, तो ये यहाँ इंडिया में इस तरीके का डेटा रिलीज करती है जिससे कि हमें पता चलता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट है यहाँ हमारे कंट्री में। ठीक है, मतलब ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो सेंट्रल है वो डेटा को रिलीज करती है सब जगह। अगर इसकी बात करें कि जो रिपोर्ट वगैरह लास्ट जो हमें मिली है NSSO की, तो वो यार 2003-4 में मिली थी, वो 2004-5 में मिली थी, 9-10 में मिली थी और 11-12 में मिली थी। तो ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे इस तरीके का डेटा वगैरह मिलता था लोगों को जिससे कि हमें पता चलती थी। लेकिन हुआ क्या कि 2012 और 2012 से लेके 2017 के बीच में ऐसा कोई भी सर्वे नहीं किया गया जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ठीक है, 17-18 में मोदी गवर्नमेंट ने इस तरीके का सर्वे कराया था, लेकिन उसका पता नहीं क्या मतलब रिजल्ट आया कि वो मोदी गवर्नमेंट ने मतलब रिलीज ही नहीं होने दिया प्रेस मीडिया में, या फिर इस तरीके से उन्होंने रिलीज नहीं करने दिया। ओके, लेकिन वो मीडिया में थोड़ा बहुत लीक हो गया या फिर कहीं से रिसोर्सेज से मीडिया को पता चला, तो उससे हमें कई हैरान करने वाली चीज़ें पता चली हैं। ओके, अगर बात करें यार कि किस तरीके से मेजर करते हैं ये, तो ILO के अकॉर्डिंग जैसे कि एक साल में जैसे एटलीस्ट 30 डेज तक तो किसी ने काम किया हो या फिर ना किया हो, तो उसके हिसाब से देखते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह या फिर रेट जो निकालते नहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। तो पहला तो फैक्टर यही है, और दूसरा कि जैसे जो सर्वे करते नहीं तो उसके जो नेक्स्ट 7 डेज होते हैं उसमें एटलीस्ट पर डे उसने 1 घंटे तक काम किया हो। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट है, मतलब ये जो रेट वगैरह निकालते हैं उसको निकालने का तरीका। ओके, और बात करें यार जैसे इंडियन लेबर फोर्स है, तो उसमें लेबर वैसे देखो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट हो या फिर कोई मतलब छोटा मोटा भी हो, वो सारे ही लेबर है। ओके, एम्प्लॉय इंग्लिश टर्म हो गया, लेबर सब लेबर कैटेगरी में ही आते हैं बिकॉज दे वर्क फॉर देयर अर्निंग। ओके, तो ये 3 उसमें डिवाइड होता है, जो होता नहीं है 3 कैटेगरीज में होती है, इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो पहला तो यार देखिए रूरल सेक्टर है, दूसरा अर्बन फॉर्मल सेक्टर है, तीसरा अर्बन
इनफॉर्मल सेक्टर, रूरल सेक्टर में जैसे कि आता है एग्रीकल्चर वगैरह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह को देना या फिर इस तरीके का। और रूरल से जो अर्बन फॉर्मल सेक्टर है उसमें जैसे कि इंडस्ट्रीज होगी, फैक्ट्रीज वगैरह होगी उनमें। थर्ड जो इनफॉर्मल अर्बन सेक्टर है उसमें जैसे कि होते नहीं कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि कोई यूट्यूब वगैरह वीडियोस बना के कमाता है, कोई टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस वगैरह बना के कमाता है, या फिर कुछ अपने खुद के बिजनेस वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ओके, और बात करें कि एक 2018-19 में यार एक प्यू रिसर्च सेंटर करके है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पाया गया था कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनकी, आप बताइए कितने होंगे, मैं बता रहा हूँ फिर कि अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, इतने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि 18.6 मिलियन के अराउंड लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि बेरोजगार हैं। और अदर्स की बात करें तो 393.7 मिलियन पीपल ऐसे हैं इंडिया में जो कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, मतलब कर ही रहे हैं, बस यही मान लीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि NSSO है जो इंडिया में इस तरीके का सर्वे करता है, तो जो लीक्ड डेटा हुआ नहीं था उसका, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का जो मीडियाज वगैरह ने किया था, तो उसमें पाया गया था कि जो मेल कैंडिडेट है या फिर मेल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में, तो वो है 18.7%, और फीमेल की बात करें तो 27.1% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब बेरोजगारी दर जो है इंडिया में आदमियों की तो 18.7 है और जो औरतें हैं उनका 27.1% है। तो ये हमारे लिए काफी खराब डेटा है, इनमें कोई ये नहीं है कि ये ज्यादा हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। जैसे मैं बोलूँ कि ज्यादा है तो ये नहीं है कि 100 में से 90 ले आए तो हम ज्यादा ले आए, ये नेगेटिव पॉइंट ही मान लीजिए एक तरीके से। जैसे जितना जितना बढ़ता जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उतना ही हमारे लिए या किसी भी और कंट्री के लिए बेकार ही चीज है। ओके, अब यार गवर्नमेंट की, जैसे हमने देखा भी होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को कम करने के लिए कई पॉलिसीज वगैरह भी आई, जैसे मनरेगा हो गया, ओके, नेशनल कैरियर सर्विस स्कीम वगैरह हो गई, या फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वगैरह, या इस तरीके से PM श्रम योगी मानधन योजना वगैरह हो गई, या फिर रोजगार प्रोत्साहन योजना वगैरह चलाई नहीं थी, या फिर एक और चलाई थी यार, कौन सी थी, PM कौशल विकास योजना हो गई, या फिर स्टार्टअप इंडिया वगैरह, इस तरीके से कई योजनाएं चलाई हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखें हम तो इनका योजनाओं का जो भी चलाना हुआ था वो टोटली फेलियर था, क्योंकि इस तरीके से गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह लोगों को दे पाई है। तो ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, और जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती हैं उनकी वो कंडीशंस अलग होती हैं। ओके, अब अगर यार इंडियन स्टेट वाइज करें कि एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह की कितना है कहाँ पर, तो यार सबसे कम जो अनएम्प्लॉयड या फिर जो सबसे कम बेरोजगारी जो रेट है या दर है, वो यार बात करें तो असम में 0.02% है, MP में 2.1% है, कर्नाटक या उड़ीसा में 2.5% के अराउंड है। ओके, और अगर हाईएस्ट की बात करें कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट कहाँ पर है, तो वो यार पुडुचेरी में 75.8% है। ओके, हरियाणा में 26.4% के अराउंड है, राजस्थान में 25.6, और हिमाचल में भी मतलब 15.1 के अराउंड है। ओके, और अगर यूपी की यार बात करें तो जैसे यूपी में 4.1% है, तो ये काफी ठीक है, मतलब कम से कम ज्यादा तो नहीं है जैसे कि और स्टेट्स वगैरह में या फिर और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में, तो यूपी में थोड़ा सा ठीक है। अगर टाइप्स की बात करें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है वो कितने टाइप की होती है, तो यार देखो, पहला तो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जिसमें कि जैसे एम्प्लॉयड पीपल जो होते नहीं है वो ज्यादा होते हैं, और ज्यादा किससे होते हैं, जितने की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये किस तरीके से, जैसे आपने वैकेंसीज वगैरह देखे होंगे कि रेलवे में निकलती कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके 10 टाइम्स 50 टाइम्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो पहला तो इस तरीके का है। दूसरा है स्ट्रक्चरल की बात करें तो यार जैसे कि जो वर्कर होते नहीं, उनकी स्किल्स वगैरह अलग होती हैं, लेकिन जो अवेलेबिलिटी जो कई कंपनीज में या फैक्ट्रीज में होती है वो अवेलेबिलिटी अलग होती है। तो इस तरीके का होता है। सीजनल होता है। सीजनल की बात करें तो जैसे कि छोटे लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग मूंगफली की ठेल लगा लेते हैं या फिर आइसक्रीम की लगा लेते हैं, तो इस तरीके से एक सीजन तक वो चलाते हैं, दूसरे सीजन में वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और दूसरे सीजन में वो बेरोजगारी का मतलब शिकार होते हैं। इस तरीके से तो तीसरा है वल्नरेबल होता है, एक टेक्नोलॉजिकल होता है। ओके, और टेक्नोलॉजिकल, यही सारे मतलब कुछ पॉइंट हैं। उसके बाद में जैसे हम बात करें कि यार जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मेन कारण क्या है, तो यार सबसे पहला कारण तो जैसे कि हम देख रहे हैं वो है जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट या फिर जो भी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं
उनमें यार पॉपुलेशन अब जिस रेट से बढ़ रही है उस हिसाब से तो वो वैकेंसीज निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक आदमी जब लग जाता है जॉब पे तो वो रिटायरमेंट कब होती है उसकी 55 या 60 पे होती है, तो जब तक तो वो काम करेगा। लेकिन इस 50 जो टाइम पीरियड है जिसमें वो जॉब करेगा उस टाइम पीरियड में जाने कितने लोग और पैदा हो जाएंगे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तो यार पहली चीज़ तो हमें पॉपुलेशन वगैरह है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर यही है बेरोजगारी के पीछे के जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ये वाली चीज़। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो यार जैसे हर जगह अब वोकेशनल स्किल्स वगैरह होती हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह में। ओके, और जो एजुकेशनल स्किल्स वगैरह होती हैं वो इंडिया में जो हमें दी जा रही हैं या फिर जो लोग हैं उन्हें बहुत ही काफ़ी लो हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो स्कूलिंग होती नहीं है उसी टाइम से, जैसे बच्चा कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता है तो स्कूल टाइम से उन्हें उसी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स या प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें दी जाती हैं। ओके, और तीसरा पॉइंट की बात करें तो यार जैसे लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वगैरह की बात करें, ओके, या सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह है तो उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रूरल एरियाज में लोग काफ़ी आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की मतलब जुगाड़ में, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तरीके से बढ़ ही रहा है, क्योंकि पहले जहाँ खेत में 10 आदमी काम करते थे उनमें से अब वो 10 में से 2 लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं, बाकी के इधर शहर में आके काम की तलाश में आ जाते हैं। तो तीसरा फैक्टर यार यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो गांव के आदमी हैं लोग हैं वो वहीं अपना जो रोजगार है वो पा सकें और शहर में थोड़ा सा कम कूच करें। तो इस चीज़ को लेकर भी गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। और चौथे पॉइंट की बात करें तो यार जैसे कई स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं या फिर कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो लीगल जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आदमी अब कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो वो पहले इधर चक्कर लगा गवर्नमेंट उसमें ऑफिस में, फिर उधर लगा इधर लगा, तो वो आदमी क्या है कि अपने अंदर से टूट जाता है, फिर वो जो आइडिया होता है वो ड्रॉप ही कर देता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, या जो लेबर लॉज वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको लेके और इसके अलावा भी है जैसे लो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है इंडिया में, बहुत ज़्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे इतना ध्यान नहीं है जैसे अदर कंट्रीज की बात करें तो ये भी है। और पॉइंट की बात करें तो यार वही है कि जैसे स्कूल्स वगैरह में, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया है कि स्कूल्स में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन इंडिया में क्या होता है कि जैसे 12th कर ली, 12th तक वही कॉमन पढ़ाई है। इसके बाद में क्या होता है बच्चा गिने चुने ही जो सेक्टर रह जाते हैं, जैसे कई गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और कई प्राइवेट वगैरह में तो इतना मतलब कहीं भी कर लो, लेकिन गवर्नमेंट की ज़्यादा जो भीड़ है नहीं वो वाली चीज़, तो बच्चा जो उसके अंदर क्वालिटीज़ वगैरह है उन्हें इतना एनहांस नहीं कर पाता, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में भी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो लिमिटेड ही है और ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी है। और अगर इम्पैक्ट की बात करें यार अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या असर पड़ते हैं, तो वो पहला पॉइंट तो यही है कि यार गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आदमी कमाएगा क्या, कमाएगा नहीं, तो फिर जो गरीबी है या कह लें पावर्टी है तो ये बढ़ती है। ओके, और जैसे कि अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा, तो जो गवर्नमेंट पे जो बर्डन आएगा वो चीज़ भी इसका एक यही मान लीजिए इम्पैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, और कई लोग होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं निकालती है तो फिर जो डेमोक्रेटिक फेथ होता है नहीं आदमियों का वो एक खत्म हो जाता है धीमे धीमे। जैसे कि गवर्नमेंट मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मेरा कोई दोस्त कर रहा है, अब वैकेंसीज निकल रही नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं गवर्नमेंट को गाली देने लग जाते हैं कि यार साले ये गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल ली, वो नहीं निकाल ली, तो जो डेमोक्रेटिक फेथ होता नहीं वो भी लोगों का टूटने लग जाता है। ओके, और इसके अलावा और पॉइंट की बात करें तो यार जैसे कि कई लोग जो बेरोजगार होते हैं, जो समझदार होते हैं, तो वो तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन जो और होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी गलत काम होने लग जाते हैं, जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई या ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं या फिर इस तरीके का जो गैर कानूनी काम होते हैं वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है यार कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका इकोनॉमी पे भी होता है। जैसे कि 1% भी अगर जो इकोनॉमी में राइज हो रहा है या फिर यूँ कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह 1% भी गिर रहा है तो जीडीपी में वो 2% के गिरा देगा, इस तरीके का कुछ एक डेटा वगैरह है। ओके, और पॉइंट की बात करें यार तो आगे जैसे कि हमने देखा भी होगा कि अब ये तो सारे हो गए कि मतलब क्या इफेक्ट है या फिर क्या इम्पैक्ट वगैरह है या फिर बेरोजगारी क्या है, लेकिन आगे अगर पॉइंट की बात करें कि हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं तो उन पॉइंट में हम कहें
तो यही पॉइंट है कि तो यार पहला पॉइंट तो यही है कि जैसे मैंने उसमें भी बताया था इम्पैक्ट में, तो पहली चीज़ तो पॉपुलेशन वगैरह है उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। ओके, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वगैरह है इंडिया में वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, और सिलेबस वगैरह है वो थोड़ा सा जैसे हम पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मतलब हिसाब से बिल्कुल भी इंडिया में इस तरीके का नहीं पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा इंडिया को ध्यान देना चाहिए। ओके, और यूथ वगैरह जो भी है यार प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ले, जिस हिसाब से क्या कहते हैं उसे आगे कुछ भी करना है उसके रिगार्डिंग, ना कि ये कि 12th तक अपना कॉमन, हाँ ठीक है कॉमन पढ़ो, लेकिन अदर कंट्रीज में ये नहीं होता है। वहाँ पे जैसे किसी को जिम्नास्ट बनना है तो वहीं से स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से उसे ट्रेनिंग दी जाती है, या किसी और को कुछ बनना है जैसे वहाँ पे अगर सैलून भी खोलना है तो उस चीज़ को लेकर भी वो बच्चा ओरिएंटेड रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वो 12th के बाद तो सोचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वाली चीज़ भी हमारे लिए ख़राब है। ओके, और गवर्नमेंट की बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि रूरल एरियाज वगैरह में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो वहाँ का लोग है वो शहर वगैरह की तरफ ज़्यादा वो ना करें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए इंडिया को या गवर्नमेंट को, और जो भी फॉरेन कंपनीज वगैरह हैं उन्हें सेटअप करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह रेट थोड़ा सा बढ़े। ओके, और अब यूथ की बात करें तो यार यूथ वगैरह जैसे आपने देखा भी होगा कि ट्विटर पे 2 दिन चला दिया हैशटैग मोदी रोजगार दो या फिर इस तरीके का। तो यूथ की अगर मैं सीरियसनेस की बात करूँ कि कितना है, तो ये मान लीजिए कि बस 2 दिन ये इस तरीके के नाटक करते हैं, उसके अलावा तीसरे दिन फिर ये अपने नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वही कॉपी किताब उठाई और गवर्नमेंट को भूल जाते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही। तो यूथ वगैरह भी इतना सीरियस नहीं है गवर्नमेंट वगैरह पे दबाव बनाने के लिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट that we are the one who choose you, then why you can't do anything for us। तो इस तरीके का कुछ लोगों में तो होता है, लेकिन बाकी के अवॉइड कर देते हैं 2-3 दिन बाद। ठीक है, अब इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो जॉब वगैरह है वो ग्रो हुई थी 2.3% पर ईयर के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। ओके, जॉब इंक्रीज हुई लेकिन वो फिर भी 2004 में हार गए। लेकिन यूपीए 1 की गवर्नमेंट आई, जैसे कि कांग्रेस की फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट आई थी, फर्स्ट टाइम मतलब यूपीए 1 आई थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो जॉब वगैरह है वो रिड्यूस हुई थी 0.8%। ओके, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, रिड्यूस हुई थी, उसके बाद में भी वो 2009 में इलेक्शन जीत गए। लेकिन दोबारा आई यूपीए 2 गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की, तो उसमें क्या हुआ कि जो जॉब वगैरह राइज हुई थी 1%, लेकिन 2014 में वो फिर हार गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो जॉब वगैरह है इस तरीके के क्राइटेरिया वगैरह, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को लगता है कि इन चीज़ों पे हम वो ना भी करें तो उन पे असर पड़ेगा कुछ, इसीलिए वो इस तरीके मैंने डेटा दिया। तो गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है इन चीज़ों से, यूथ तो अपना 4 दिन में अपना करता है इस तरीके के सोशल मीडिया पे नाटक, उसके बाद में अपना सीरियस मतलब फिर दोबारा वही अपने ढर्रे पे चलने लग जाता है। तो गवर्नमेंट भी यार थोड़ा सा कम सीरियस है। तो जो यूथ है उसे मेनली जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए कि हाँ जो वैकेंसीज वगैरह है वो सही नंबर्स में निकाले, क्योंकि यार वही चीज़ है ना कि अब रोटी 5 है खाने वाले 50 हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये भी चीज़ है। तो यही कुछ चीज़ें यार जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मैंने सोचा बता दूं लोगों को। तो मैं मानता हूँ कि यार गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी जो हमारा कंट्री है जब भी आगे बढ़ेगा, जब यहाँ का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू यार एवरीवन, और टेक केयर।